हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द फेलियर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब रिस्क मैनेज करने के ज़्यादातर तरीके गलत क्यों है। इनका लेखक का नाम है डगलस डब्ल्यू हार्वर्ड। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। द फेलियर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट 2009 में आई यह किताब रिस्क मैनेजमेंट की हिस्ट्री, मेथड और मिथ के बारे में एक कंप्लीट गाइड है। यह समरी बताती है कि रिस्क मैनेज करने का आम तरीका गलत क्यों है और इसे कैसे सही किया जाए। यह किताब रिस्क का अंदाज़ा लगाने और कम करने का ट्राइड और ट्रू तरीका भी बताती है। यह बुक किसके लिए है? बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग रिस्क की जानकारी में दिलचस्पी रखते हैं, हर फील्ड के मैनेजर्स के लिए। अध्याय नंबर 1, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब पॉसिबिलिटीज़ को लेकर स्मार्ट होना है। किसी भी मौसम फोरकास्ट के पीछे बहुत ही पेचीदा मॉडल्स और आंकड़ों के भंडार होते हैं। एक बार एनालिसिस करके डाटा प्रेजेंट कर दिया जाए तो आप बड़ी एक्यूरेसी से यह पता लगा सकते हैं कि आप पार्क में पिकनिक कर पाएंगे या नहीं। आप सोच रहे होंगे कि यह उतना भी मैटर नहीं करता क्योंकि आप रेनकोट पहन सकते हैं। हालांकि वोलेटाइल मार्केट में काम करने वाली मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी या सुनामी और भूकंप का अंदाज़ा लगाने वाले साइंटिस्ट के लिए रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत मुश्किल काम है और पहले के मुकाबले अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। लेकिन बहुत सारे तरीके जो रिस्क को समझने और उन्हें कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वह गलत है। लकीली इस प्रॉब्लम से निकलने के रास्ते हैं। यह समरी आपको बताएगी कैसे। इस समरी में आप जानेंगे कि क्यों एक्सपर्ट्स की राय पुरानी हो चुकी है, मोटे कालों का रिस्क मैनेजमेंट से क्या नाता है, और आप उस इवेंट के रिस्क का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे जो पहले कभी नहीं हुआ हो। आपने रिस्क मैनेजमेंट का नाम तो सुना होगा। यह उन जार्गन्स का हिस्सा है जो ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट यूज करती है, लेकिन अब इस शब्द का इस्तेमाल आम लोग भी करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की बहुत सारी डिफिनेशन होने के बावजूद यह चीज़ों को सिंपल रखने में मददगार है। शुरुआत रिस्क से करते हैं। आप कह सकते हैं कि रिस्क किसी अनडिजायरेबल इवेंट की पॉसिबिलिटी और उसका साइज है। एग्जाम्पल के लिए, साइंटिफिक और मैथमेटिक्स में रिस्क किसी इफ़ेक्ट की प्रोबेबिलिटी और मैग्नीट्यूड को कहते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी और मैग्नीट्यूड का क्या मेजर करते हैं? प्रोबेबिलिटी हमेशा अजीब घटनाओं का अंदाज़ा लगाती है। एग्जाम्पल के लिए, आपके घर पर बिजली गिर गई, जबकि मैग्नीट्यूड कई तरीक़ों से मापा जा सकता है। आमतौर पर पैसों या ज़िंदगी के नुकसान से, जैसे कि किसी एक्सीडेंट में कितने पैसे का नुकसान हुआ या फिर कितने लोग मारे गए, इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। याद रखिए कि यह अनचाहा हादसा कुछ भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर से लेकर किसी बड़े प्रोडक्ट के रिकॉल और पॉलिटिकल उठापटक तक। अब आप रिस्क के बारे में जान चुके हैं, तो इसे मैनेज करने का क्या मतलब होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब खतरा कम करने के लिए अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। मैनेजमेंट की सबसे कॉमन डिफिनेशन अपने मकसद को पूरा करने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना है। दूसरी तरह कहे तो आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए अपने पास मौजूद हर सहूलियत का इस्तेमाल करना है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए रिस्क मैनेजर उस मकसद के रास्ते में आने वाले रिस्क को कम करने की कोशिश करता है। दूसरे मैनेजमेंट
टास्क की तरह ही रिस्क मैनेजमेंट भी पैसे और वक्त जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करना ही है। आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जान चुके हैं। अब यह जानने का वक्त है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे डेवलप्ड हुआ और आज के वक्त में इस्तेमाल होता है। अध्याय नंबर 2, दुनिया भर की कंपनियों में रिस्क मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। यह कहा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क मैनेजमेंट तब शुरू हुआ जब किसी राजा या लीडर ने अपने शहर की दीवारों को मजबूत करने का फैसला लिया, या फिर कड़ी सर्दी के दिनों में नियमों की सख्ती कम करती। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का मतलब पहले से बहुत बदल चुका है। कंप्यूटर के आगमन ने इस फील्ड को बहुत तेज़ी से बदल दिया है। लेकिन डिजिटलाइजेशन से पहले 1940 में न्यूक्लियर पावर और ऑयल एक्सप्लोरेशन से रिस्क मैनेजमेंट की मुश्किलों को बढ़ा दिया था। और यह एक बड़ी वजह है कि काम का फील्ड अलग होने के बावजूद कंपनियों के लिए रिस्क मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस बराबर है। तो इतने इम्पोर्टेंट फील्ड में रिस्क मैनेजमेंट कैसे बढ़ा? वर्ल्ड वार सेकेंड और बाद में कोल्ड वार के दौरान रिस्क एनालिसिस का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी कामयाबी रही थी। जंग के दौरान वार क्वांट्स इंजीनियर और इकोनॉमिस्ट का एक ग्रुप को कैलकुलेटिव में बहुत बड़ी ट्रेनिंग दी गई थी। उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल तरह तरह की चीज़ों को पता लगाने में किया, जैसे कि दुश्मन की प्रोडक्शन कैपेसिटी और अटैक के रिस्क के बारे में। लेकिन आज रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल जंग के अलावा बहुत सारी जगह पर होता है। हमारे वक्त में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लेकर कॉरपोरेशन तक सभी अपने फील्ड में आने वाले रिस्क का अंदाज़ा लगाते हैं। इसे इस तरह समझिए कि 2007 में द इकोनॉमिस्ट एवन कॉरपोरेशन, एक इंश्योरेंस ब्रोकर और प्रोविटी एक रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म ने अलग अलग स्टडी ऑर्गेनाइज की। इस सर्वे ने 29 देशों के 320 ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट के रोल के बारे में पता लगाया। नतीजा, हालांकि यह स्टडीज अलग अलग की गई थी और उनका फोकस भी अलग फैक्टर्स पर था, उनके बीच में एक चीज़ सेम थी। तीनों ही स्टडी ने पता लगाया कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर रिस्क मैनेजमेंट का फंक्शन बढ़ता जा रहा है। इस सर्वे के हिसाब से 35 से 60% कंपनियों ने या तो चीफ रिस्क ऑफिसर हायर कर रखा है या हायर करने की सोच रही है। एवन की स्टडी बताती है कि सर्वे की गई 88% कंपनियों के बोर्ड रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू करते हैं। तो यह एकदम साफ है कि रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, लेकिन एक दिक्कत है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा तरीका गलत है। कैसे? शुरुआत के लिए आमतौर पर वेरी लाइकली जैसे शब्दों का इस्तेमाल रिस्क को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, और इसका मतलब हर शख्स के लोगों के लिए अलग है। आप किसी भी ग्रुप में स्टेबल अंडरस्टैंडिंग कैसे बरकरार रखेंगे जब किया जा रहा काम लेवल 5 जितना असरदार है? दूसरी तरह कहे तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी चीज़ की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है तो उसके मीडियम प्रोबेबिलिटी वाले इवेंट के कंपैरिजन में होने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन इतनी कम ऐसा कह पाना नामुमकिन है। अपनी बात को साबित करने के लिए आर्थर ने एक क्लाइंट जिसने रिस्क असेसमेंट की वर्कशॉप कर रखी थी से पूछा कि किसी भी इवेंट के बारे में वेरी लाइकली से क्या मतलब है। क्लाइंट ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि उस इवेंट के होने के 20% ही चांसेस है। उसका कलीग एग्री नहीं कर रहा था और बहस शुरू हो गई। कुछ को इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है और कुछ को बहुत ज़्यादा। यह इकलौती ऐसी वजह नहीं है जो बताती है कि रिस्क मैनेजमेंट का कॉमन तरीका गलत है। दूसरा मुद्दा यह है कि स्कोरिंग के यह तरीके रिस्क के बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, अक्सर रिस्क की वजह से आपस में जुड़ी होती है, चाहे कोरिलेशन या कॉमन मोड रिस्क हो, वह रिस्क के नतीजों की पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है। प्लेन के हाइड्रोलिक कंट्रोल को ही ले लीजिए। अक्सर एयरक्राफ्ट में आइडेंटिकल सिस्टम होते हैं
उन तीनों के ही एक के बाद एक फेल हो जाने की पॉसिबिलिटी बिलियन में एक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कॉमन मोड रिस्क, मतलब एक ऐसे काम का पोटेंशियल जो या तो दूसरे काम को ट्रिगर कर सकता है या उसके होने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकता है। इस तरह की सिचुएशन में कॉमन मोड रिस्क हाइड्रोलिक ट्यूब्स के एक दूसरे के नज़दीक इंस्टॉल होने से रिस्क पैदा होता है। इस तरह की नज़दीकी उनके एक साथ फेल हो जाने की पॉसिबिलिटी पैदा करती है। एक टूटे हुए प्रोपेलर का शॉट तीनों को अलग कर देता है। अनफॉर्चुनेटली यह मामला ये ख़त्म नहीं होता। पॉपुलर तरीके के साथ यह प्रॉब्लम यह है कि वह एक्सपर्ट की राय पर बेस्ड होते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अध्याय नंबर 3, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन अक्सर बायस्ड होते हैं। जाने माने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की इज्जत होती है और लोग ज़्यादातर चीज़ों के लिए उसी को मानते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है। लेकिन हो सकता है रिस्क समझने में एक्सपर्ट ओपिनियन हेल्पफुल न हो। क्यों? साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि लोग अपनी कैपेबिलिटीज़ का ज़्यादा अंदाज़ा लगाने लगते हैं। इस बारे में सोचिए कि इस स्टैनफोर्ड के 87% MBA स्टूडेंट ने अपनी कॉलेज परफॉर्मेंस क्लास में टॉप रखी। एक और फेमस स्टडी बताती है कि ज़्यादातर लोग अपने आप को एवरेज ड्राइवर से बेहतर समझते हैं। हम जानते हैं कि यह गलत है, लेकिन इसका सबूत यह है। कॉर्नल के साइकोलॉजिस्ट क्रूगर और डाइनिंग ने एक किताब पब्लिश की जिसका नाम अनस्किल्ड एंड अनवेयर हाउ डिफ़िकल्टीज इन रिकॉग्नाइजिंग वंस ओन इनकम्प्लीट्स लीड टू इन्फ्लेटेड सेल्फ अवेयरनेस, जो बताती है कि लगभग पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा अपने आप को रीजनेबल, ह्यूमर्ड और ग्रामेटिकल समझता है। लेखा के हिसाब से एक्सपर्ट कहे जाने वाले लोग इन आंकड़ों से इफ़ेक्टेड हैं। वो अपने अंदाज़ा को लेकर ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और रिस्क को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को लेकर एक्सपर्ट्स की राय में एक और प्रॉब्लम है। यह सच है कि लोगों के एक्सपीरियंस बायस होते हैं। इसी सच का इस्तेमाल करके इकोनॉमिक साइंस में नोबेल मेमोरियल प्राइज़ पाने वाले साइकोलॉजिस्ट डेनियल काहनमैन ने बताया कि प्रोबेबिलिटी का अंदाज़ा लगाने की हमारी काबिलियत गलत है। लेकिन कैसे? एक सिंपल सच यह है कि यह हमारी मेमोरी परफेक्ट नहीं है और हम कंप्यूटर की तरह काम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे दिमाग पर बायसेस का असर होता है। जैसे कि पिक एंड रूल, जो बताता है कि हम आमतौर पर एक्सट्रीम और हाल में हुए वाक़यों को बाकी के मुकाबले अच्छे तरीके से याद रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, अगर आपकी पिकनिक बारिश की वजह से बर्बाद हो गई है और उस रोज़ वेदर फॉरकास्टिंग में बारिश के चांसेस 5% ही बताए गए हो, तो आपके दिमाग में यही बात चढ़ जाएगी कि वेदर फॉरकास्टिंग हमेशा गलत ही होती है। जबकि हम इस बात पर कभी ध्यान देते हैं कि यह वेदर फॉरकास्टिंग कितने बार सही होती है। एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी बाकियों की तरह बायस होते हैं। रिस्क को बेहतर तरीके से पहचानने के लिए सबसे एक्यूरेटेड मेथड में भी किसी न किसी एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत होती है। अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट ओपिनियन को इम्प्रूव करने का तरीका है। इसे कैलिब्रेशन ट्रेनिंग कहते हैं और यह कुछ इस तरीके से काम करता है। कैलिब्रेशन ट्रेनिंग का मेन मकसद लोगों को स्ट्रेटजीज के बारे में एक्यूरेटली बताना है। इस ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा रिपीटेशन और फीडबैक है। कैलिब्रेट करने के कई तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलिब्रेशन ट्रेनिंग रेंजेस टेस्ट करने के लिए ही जाती है। यह ट्रेनिंग खास तौर पर मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, एक ऐसा टूल जिसके बारे में हम बाद में डिटेल से जानेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी मॉडल के लिए अंदाजे को कैलिब्रेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हम जानेंगे कि रेंज टेस्टिंग कैसे काम करता है। टेस्ट में भाग लेने वालों से कुछ ऐसे सवाल किए जाते हैं कि सबसे कम उम्र के स्पेस में जाने वाले इंसान की उम्र क्या थी, या 1 साल पहले 1 टन स्टील के लिए डॉलर की क्या कीमत थी। उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि वह सबसे कम और सबसे ज़्यादा कीमत का अंदाज़ा लगाए।
सबसे कम अंदाजे का मतलब है कि वह 95% श्योर है कि असल वैल्यू ज़्यादा होगी, और सबसे ज़्यादा अंदाजे का मतलब है कि वह 95% श्योर हैं कि असल वैल्यू कम होगी। दूसरा टेस्टिंग मेथड पोस्टमार्टम एनालिसिस है। इस एक्सरसाइज में टेस्ट में भाग लेने वाले से कहा जाता है कि वह अज्यूम करे कि ऐसे डिजास्टर पहले भी आ चुके हैं और सोचकर जवाब दे कि इनके पीछे क्या वजह हो सकती है। यह तरीका अकेले सोचने के मुकाबले ज़्यादा इफ़ेक्टिव और क्रिएटिव रिजल्ट पाने में कारगर साबित हुआ है। याद रखिए, एक्सपर्ट्स जिन्होंने इन तरीक़ों का इस्तेमाल करके कैलिब्रेट किया है वह प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क असेसमेंट मेथड के डाटा के लिए बेस्ट सोर्स हैं। लेकिन रिस्क असेसमेंट का बेस्ट मेथड क्या है? अध्याय नंबर 4, मोंटे कार्लो सिमुलेशन का इस्तेमाल करके अपने रिस्क का एक्यूरेट अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मोंटे कार्लो सिमुलेशन रिस्क असेसमेंट का एकदम बेस्ट तरीका है। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर, एनवायरमेंटल पॉलिसीज और ऑयल एक्सप्लोरेशन जैसी चीज़ों में रिस्क असेसमेंट के लिए होता रहा है। यह कैसे काम करता है? मोंटे कार्लो टेस्ट के रिस्क एनालिसिस मेथड को प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी रिस्क और उसके प्रोसेस से जुड़े डाटा वेरिएबल को एनालाइज करता है। दूसरी तरह कहे तो मोंटे कार्लो उन सभी फैक्ट्स को डिस्प्ले करता है जो रिस्क की पॉसिबिलिटी और मैग्नीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं, और फिर उसका इस्तेमाल बहुत सारे सिनेरियो के लिए करते हैं जो किसी भी रिजल्ट की असल पॉसिबिलिटी का पता लगाता है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन कीजिए कि रेंचेस बनाने के लिए आप किसी नई फैक्ट्री में $1.5 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ फैक्ट्री कितना प्रोड्यूस कर सकती है, एक रेंच के लिए आपको एवरेज अमाउंट क्या मिल सकता है, और हर साल एवरेज डिमांड क्या है, यह सारी चीज़ें वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स को कंबाइन करके आप अपने पहले साल का रिटर्न या पैसे ना बनाने पाने का जोखिम जान सकते हैं। अगला कदम, एक बार आपके वेरिएबल सही जगह पर हैं तो आपको उनके लिए रियलिस्टिक रेंजेस सेट करने की ज़रूरत है। एक आइडियल सिनेरियो के हिसाब से आपके पास टेस्ट के अनुभव से काफ़ी डेटा होगा, लेकिन ज़्यादातर मामलों में कुछ हद तक आपको एक्सपर्ट के ओपिनियन पर भरोसा करना होगा। यकीनन कैलिब्रेशन ट्रेनिंग के जरिए इम्प्रूव्ड एक्सपर्ट्स। तो मान लीजिए आपका एक्सपर्ट 4 लाख से 1 मिलियन प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए प्राइस बाउंड्री $0.7 से $2.5 और डिमांड रेंज 3 लाख से 1.5 मिलियन का अंदाज़ा लगाता है। आपका मॉडल तब 10,000 या उससे ज़्यादा सिनेरियो क्रिएट करता है और बताता है कि हर सिचुएशन में आपको कितना फ़ायदा या नुकसान होगा। जब तक आपके वेरिएबल्स एक जैसे रहते हैं, इसका मतलब है कि सभी रिजल्ट्स रियल रिटर्न होंगे। याद रखिए, एक हाइपोथेटिकल आसान था और इसमें वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन जैसी ट्रिकी चीज़ें नहीं आती, जैसा कि डिमांड और प्राइम के बीच में होता है। आपके स्टैंडर्ड सिमुलेशन में 50 से ज़्यादा वेरिएबल से डील करते हैं जो आप में जुड़े होते हैं। मोंटे कार्लो सिमुलेशन जैसी कॉम्पिटिटिव प्रोबेबिलिटी की सबसे कॉमन कमी यह है कि किसी भी इवेंट को सिम्युलेट करने के लिए ज़रूरत भर डाटा नहीं होता। जानकारों का मानना है कि इस तरह के तरीके स्कोरिंग जैसे सॉफ्ट मेथड में ज़्यादा अपनाए जाते हैं, लेकिन यह याद रखिए कि इफ़ेक्टिव सिमुलेशन के लिए ज़रूरी डेटा हासिल करने का कोई तरीका नहीं है। स्कोरिंग मेथड और एक्सपर्ट ओपिनियन की जस्टिफाई करने के लिए इस क्लेम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हकीकत में बेहतर ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। इंश्योरेंस कंपनी अपनी न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री जैसे सेक्टर इमेजिनरी इवेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए न्यूक्लियर पावर कंपनियां उस इवेंट के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती हैं जिसके होने के चांसेस 500 साल में एक बार है। इतना वक्त तो कंपनी की खुद के पहचान को नहीं हुआ होता है, वह ऐसा कैसे कर लेते हैं? डिकन्स्ट्रक्टिव मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। इस केस में न्यूक्लियर पावर कंपनियों अपने कंपोनेंट्स को
डिकन्स्ट्रक्ट करती है और हर कंपोनेंट के लिए फेलियर की पॉसिबिलिटी का आकलन करती है। यह कारगर इसलिए होता है क्योंकि कुछ डिजास्टर कभी नहीं आए और उनसे रिलेटेड कोई डाटा भी नहीं होता। पावर प्लांट बनाने वाले हर पार्ट के फेलियर की पॉसिबिलिटीज़ को लेकर न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री के पास अच्छी खासी रिसर्च और उनसे रिलेटेड डाटा होता है। पावर प्लांट बनाने वाले इन पार्ट्स में ह्यूमन एरर, वाल्व, इस तरह की डिवाइस जैसी दूसरी चीज़ें शामिल हैं। डिकन्स्ट्रक्शन की यह टेक्निक ज़्यादातर सिचुएशंस में अप्लाई की जा सकती है। आप इस बात से हैरत में पड़ जाएंगे कि अपने रिस्क असेसमेंट के टॉपिक को ध्यान में रखकर आप उस पर रिसर्च करके आपको कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। एक बार आपने डाटा इकट्ठा कर लिया तो किसी ऐसे शख्स ने कंसल्ट कर सकते हैं जिसे कंपोनेंट और रिस्क मैनेजमेंट मॉडल के रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से मालूम हो, और फिर मॉडल की मदद से इन अलग अलग हिस्सों के फेल होने या कामयाब होने के चांसेस का पता लगाया जा सकता है। यह इस बात का भी पता लगा सकता है कि डिजास्टर कितना भयानक हो सकता है। इस तरह आप उस इवेंट से जुड़े रिस्क का पता लगा सकते हैं जो कभी नहीं हुआ। अध्याय नंबर 5, अपने मॉडल को फैक्ट से कंपेयर कीजिए और समझिए कि और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। किसी भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी इस्तेमाल किए गए मॉडल और पैरामीटर पर डिपेंड करती है। ऐसे में आप अपने अंदाज़ा को ग्राउंड फैक्ट से कंपेयर करके अपने मॉडल की एक्यूरेंसी इंश्योर कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी प्रिडिक्शन के दौरान रियल फैक्ट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं तो आप अपनी गलतियों का पता नहीं लगा सकेंगे। जैसे कि ऐसे आंकड़ों जो आपकी कैलकुलेशन में है ही नहीं। यह जानकारी आपको अपनी कमी पहचानने और आपके प्रोबेबिलिस्टिकल टूल को बेहतर करने में मदद करेगी। आप कैसे जानेंगे कि रिस्क एनालिसिस करना आपके ऑपरेशन के लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं? इसे जानने के लिए आपको ज़्यादा जानकारी की कीमत समझनी होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए रिस्क एनालिसिस का मकसद खतरा कम करना होता है, क्योंकि बिजनेस के मामलों में बात हमेशा पैसे बचाने की ही होती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि रिस्क एक्सपर्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन की क्या कीमत समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी सर्वे पर $8,000 खर्च करके सबसे कम रिस्क वाली सिचुएशन में $30,000 सेव करते हैं तो यह कोई फ़ायदे की बात नहीं है। लेखक के एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन की कीमत समझने में ज़रा सा भी वक्त नहीं देते। आप कुछ स्टेप के ज़रिए अपने लिए रिस्क एनालिसिस की इम्पोर्टेंस समझकर इन गलतियों से बच सकते हैं। यह जानने से शुरू कीजिए कि आपकी एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्या है। यह प्रोबेबिलिटी हर सिनेरियो में पैसे डुबाने की पॉसिबिलिटी को इन्वेस्ट किया जा रहे पैसे से मल्टीप्लाई करती है। चलिए मान लेते हैं कि आपके नुकसान की पॉसिबिलिटी $60,000 है। अब आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने के लिए आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, मतलब उस रिस्क एनालिसिस पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे जो आपको इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट की प्रिडिक्शन करके बता सके। एक बार आप इसका पता लगा लेते हैं तो अब बारी उस आंकड़े को जानने की है जो आपके टारगेट के लिए रिस्क मॉडल के पैरामीटर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और इस केस में वह टारगेट आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न है। एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कीमत का अंदाज़ा लगाने से आप अपने मुनाफे का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। रिस्क को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने के लिए कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कीजिए। रिस्क का अंदाज़ा लगाने के लिए सही रिस्क मैनेजमेंट टूल बनाना, इस्तेमाल करना और उसे मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक परफेक्ट टूल से भी रिस्क मैनेज करते वक्त बहुत सारी रुकावटें आती हैं, जैसे कि रिसोर्सेज, ऑथोरिटी और ऑर्गेनाइजेशनल साइलोस। एक तरह की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो इंफॉर्मेशन के बीच में बैरियर बन जाती है। आप सोच सकते हैं कि हर मैनेजर रिस्क मैनेजर होता है, क्योंकि हर मैनेजर को रिस्क और रिटर्न का आकलन करना ही होता है। अक्सर मैनेजर अपने एरिया का रिस्क बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन जब एक बड़े लेवल पर डिसीजन लेने की बात आती है जो कई डिपार्टमेंट पर लागू होगा
तो आपको एनालिसिस के लिए कंप्रीहेसिव अप्रोच की ज़रूरत क्यों? क्योंकि यह कंप्रीहेसिव अप्रोच ऑर्गेनाइजेशनल में होने वाली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, अपनी मनमर्जी करने वाले डिपार्टमेंट्स और उन मैनेजर्स से निपटने में मदद करता है जो दूसरों से इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहते। इसलिए एक ऐसा डिपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट और डिसीजन मेकर को इकट्ठा करके रिस्क रिलेटेड डिसीजन को रिव्यू और स्टैंडर्डाइज करे, क्योंकि ऐसे डिपार्टमेंट्स रिस्क और ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप पर ध्यान रखने के साथ ही उन एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स के साथ तालमेल बिठा सकते हैं जो रिस्क और रिटर्न असेसमेंट के लिए ज़रूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक स्टैंडर्डाइज्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होने की वजह से आप एम्पिरिकल डाटा जोड़कर सिनेरियो लाइब्रेरी बना सकते हैं, अपने मौजूदा रिस्क मॉडल को बेहतर बना सकते हैं। सिनेरियो लाइब्रेरी स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट के रिस्क सिनेरियो का कलेक्शन जो वेरिएबल्स और कोरिलेशन से भरा हुआ हो, और इस तरह से यह टूल आपके ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हर शख्स के लिए स्टैंडर्ड की तरह काम कर सकता है। कुल मिलाकर ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट मेथड में कमी होती है क्योंकि वह क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन यानी नंबरों के खेल पर बेस्ड होते हैं, और ह्यूमन बायसेस मतलब रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट का दोहरा बिहेवियर और रिस्क के बीच के रिलेशनशिप को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए रिस्क को समझने और बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो काबिलियत रखने वाले एक्सपर्ट्स और ढेर सारे डाटा पर बेस्ड होते हैं।